अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी मौलाना फजल रहमान ने इस हुकूमत को 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। इमरान खान पहले ही हुकूमत को 12 दिसंबर की डेडलाइन दे चुके। आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाले तमाम तर रास्ते बंद करने की धमकी दी जा चुकी है और इसी दौरान एक नए सेटअप की तजवीज भी सामने आ गई है। ये मुजवजा सेटअप कैसा है, इसके खदोखाल क्या होंगे, तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए भी क्लियर गो हेड दे दिया है। इमरान खान साहब हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए देर आयत दुरुस्त आयत के मसदाक तैयार हो गए हैं और मौलाना फजल रहमान, पीर पगाड़ा, शाहिद खकान अब्बासी समेत तमाम ऑपोजिशन जमातों को इस पे दावत दी जाएगी। इस हवाले से जरा इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। साथ ही साथ हुकूमत को हर महाज पे सुबकी उठाना पड़ रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा पे लंदन में जो अटैक हुआ था और रिपोर्टेडली ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी पे अटैक किया, उन पर जुमले कसे गए, गालियां दी गई। हुकूमत पाकिस्तान मुतहर्रिक होती है और ये कहा जाता है कि उन पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में सील कर दी जाएंगी। ना सिर्फ प्रॉपर्टी सील होंगी बल्कि उनको लंदन से यहाँ डिपोर्ट किया जाएगा, पाकिस्तान लाया जाएगा और पाकिस्तान में उन पर मुकदमात बनाए जाएंगे। ये दीवाने का ख्वाब नहीं था तो और क्या था कि लंदन से आप नवाज शरीफ साहब जो मफरूर और इश्तहारी हो गए, एब्सकॉन्डर हो गए, उनको तो वापस नहीं ला सके, ये कहकर कि हमारी और बरतानिया की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कोई नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश पाकिस्तानी जो वहां की नेशनलिटीज भी ले चुके हैं, आप उनको पाकिस्तान लाएंगे, डिपोर्ट करेंगे और यहां पर मुकदमात बनाएंगे। तो हुजूर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बरतानवी पुलिस ने वो तमाम तर केसेस खत्म कर दिए हैं, तो मामला दाखिले दफ्तर हो गया है और जाहिर है वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आजादी इजहार है। पाकिस्तान में नहीं है तो ये और मामला है। तो हुकूमत को एक और महाज के ऊपर सुबकी उठाना पड़ी है। हुकूमत की टाई टाई फिश हो गई है। और इसी तरीके से आज जो है इंपॉर्टेंट खबर ये आई खास तौर पे हाफिज अब्दुल्ला साहब की तरफ से, जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के बड़े रिस्पॉन्सिबल स्पोक्स पर्सन है। जमीयत उलमा इस्लाम फे का जो असल प्रॉब्लम है, जो मसला है, वो क्या है? वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, सरापा एहतजाज है और वो समझते हैं कि हुकूमत उनके साथ ठीक नहीं कर रही। खास तौर पे प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने इस बिल पर दस्तखत नहीं किए बल्कि बिल को मुस्तरद कर दिया है। अब हाफिज अब्दुल्ला साहब ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि सदर पाकिस्तान ने, ये ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अगर मैं आपके सामने ना रखूं तो आपको सिचुएशन समझना है। कहते हैं सदर पाकिस्तान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल को मुस्तरद करके तबले जंग बजा दिया है, यानी जंग शुरू कर दी है। बिल को मुस्तरद करना पार्लियामान और पार्लियामेंट जमहूरियत और आइन के चेहरे पर जोरदार तमाचा है। क्या इसको जमहूरियत जबरदस्त इंतकाम है कहा जाता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी कहती है ना कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। क्या ये जमहूरियत जबरदस्त इंतकाम है? और जाहिर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा था। कहते हैं क्या सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीगी हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है? मदारिस बिल मुस्तरद करके वालिद ने बेटे को भी लाल झंडा दिखा दिया, यानी बिलावल भुट्टो तो कह रहे थे कि वो मंजूर करा लेंगे, तो क्या वालिद ने बेटे को भी लाल झंडी दिखा दी है? बिल मुस्तरद करने का जिम्मेदार सदर पाकिस्तान के साथ साथ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी है। महसूस हो रहा है कि सदर के हाथों बनाया हुआ वजीर आजम को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। ये आखिरी जुमला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की सपोर्ट से जो बनाया गया वजीर आजम है, एंड दैट इज शहबाज शरीफ, उसको आउट किया जा रहा है और अब बेटे को इन करने की कोशिश की जा रही है। यानी दूसरे मानों में वो ये कह रहे हैं कि असल में सदर मुमलिकत नून लीग को फ्लॉप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जमीयत उलमा इस्लाम फिर सड़कों पे आए, तबले जंग बजाए, एहतजाज हो, हुकूमत को घर भेजा जाए और अल्टीमेटली जो है वो कुछ इस तरह की, ये वो कह रहे हैं माहौल इस तरह का क्रिएट किया जा रहा है कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सदर ये चाहते हैं कि उनका बेटा जो आके वो बराजमान हो जाए और वो इंस्ट्रक्शंस किसी और रियासत से या इस्टेब्लिशमेंट जिसको उर्फ आम में हम कहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी जाहिर है फौज को कहते हैं उर्फ आम में, बच और जाहिर है तो बहुत सारे वर्ड्स यूज, कंसर्न क्वार्टर्स भी कह देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं। तो कहते हैं क्या उनके ईमा पर उनकी इंस्ट्रक्शंस पे सदर ममलिकत जो है ये मैच डाल के खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा मानी खेज है कि वो कहते हैं कि क्या लीगी हुकूमत वो चाहते हैं घर चली जाए और उनका बेटा वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठ जाए। लेकिन अब 8 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है कि अगर तो आप करेंगे मंजूर, वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, धड़न तख्ता होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने
ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए क्लियर गो हेड दे दिया है, 12 दिसंबर की डेडलाइन भी है। और इसी दौरान एक रिटायर्ड जनरल और सेक्रेटरी डिफेंस भी रहे हैं, 3 स्टार जनरल रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी। जनरल साहब कह रहे हैं कि एजेंडा फॉर द न्यू इंटरिम सेटअप, नए उबूरी निजाम का एजेंडा मैं आपको बता दूं। कहते हैं एक उबूरी सेटअप बनाना चाहिए पहला, और 18 पॉइंट एजेंडा है। मैं सारे तो शायद ना पढ़ सकूं, लेकिन मैं कुछ बता देता हूं आपको कि नंबर 1 एजेंडा क्या है। रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, वही जो इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं। नंबर 2 इज अनाउंस डेट फॉर न्यू इलेक्शंस अंडर अ न्यू इलेक्शन कमीशन एक्सेप्टेबल टू ऑल, नया इलेक्शन कमीशन हो और नए इलेक्शंस की तारीख दें। बैन ऑल प्रोटेस्ट, तमाम तर मुजाहिरों को बैन कर दिया जाए। रिमूव फायर वॉल्स फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स, ये जो आपने बंदिशें लगाई हुई हैं, फायर वॉल लगाई हुई है, इसको खत्म करें। कहते हैं फ्री मेन मीडिया बट मेक देम रिस्पॉन्सिबल टू फेस द बर्डन ऑफ प्रूफ वट एवर दे से। मीडिया को आजाद करें, लेकिन अगर कोई गलत करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके ऊपर होगा। बैन ऑल सर्वेलेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ये जो लोगों की फोन टेपिंग कर रहे हैं इसके ऊपर उसको भी बैन करें। कहते हैं रिव्यू द ईसीएल एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, ये जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है इसको भी रिव्यू करें, नाम निकाले उसमें से, और हाई कोर्ट का उस पर अगर आपने चाहिए आपको उसकी स्टैंप तो वो भी करा लें। फिर वो कहते हैं सेंड अ हाई लेवल डेलीगेशन हेडेड बाय इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर टू काबुल ईटीसी, जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज उनके साथ हालात को बेहतर किया जाए। रशिया की बात कर रहे हैं, ईरान की, चाइना की, टर्की की, सऊदीया की, यूएई की, कतर की, यूएसए की, यूके की, इंडिया की, यानी बात करें कि ममालिक के साथ भी इंगेज किया जाए। फिर कहते हैं मेक हाई लेवल politico military committee to deal with adversities like BLA, TTP and ETC, यानी ये जो दहशतगर्द तंजीम है इससे निपटने के लिए सिविल और मिलिट्री की आदत जो है वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे। फिर वो कहते हैं इलेक्शन इन फेजेस स्टार्टिंग विद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स एंड तहसील काउंसिल्स, फेजेस में कराएं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, तहसील काउंसिल और ऊपर आते आते फेडरल गवर्नमेंट तक। नो रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, इदारों का सियासत से मुदाखलत पाक करनी चाहिए। रिड्यूस पेज एंड पेंशन ऑफ ऑल ग्रेड 20 एंड अबव एटलीस्ट 25%, पेंशन को कम करें। प्राइवेटाइज ऑल लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस टू लोकल इन्वेस्टर्स, प्राइवेटाइज कर दें जितने जो सरकारी इदारे लॉस मेकिंग है, खसारे में। इमीडिएटली कैरी आउट पुलिस जुडिशियल एंड आर्म्ड फोर्सेस रिफॉर्म्स करें। फिर अबॉलिश रिबा, इंस्टीट्यूट कसास, लीवी ज़कात एंड उशर, इंश्योर इनहेरिटेंस लॉज, रिड्यूस कंबाइन क्लब मिनिस्ट्रीज टू अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 10 to 12, ये जो कैबिनेट का साइज है वो छोटा कर दें। ये सारे स्टेप्स जो है ना वो प्रपोज कर रहे हैं, और एक इंटरिम एजेंडे के तहत वो कहते हैं इस सेटअप को आगे चलाना चाहिए। ये नईम खालिद लोधी साहब की तजवीज़ है। और उसके साथ साथ जो एक बड़ा स्टेटमेंट आज सामने आया, वो आया जनाब बुशरा बीबी की वजह से और के वसादत से। और वो कहती हैं जब वो गई शहदा के वारिसीन के यहाँ ताज़ियत करने के लिए, तो कहती है शहादतों की वजह से बहुत तकलीफ में थी, मैं भागने वाली औरत नहीं, मुझे डी चौक में अकेला छोड़ दिया गया था, समझ नहीं आ रहा था लोग झूठ क्यों बोल रहे थे। बुशरा बीबी अब अपनी वजाहतों में सामने आ गई हैं और वो कह रही हैं कि मैं खान की खातिर सबको अकेला छोड़ के कैसे आ सकती थी, मुझे असल में अकेला छोड़ दिया गया। 12:30 बजे तक मैं अकेली इंतजार करती रही। हालांकि जो फुटेज सामने आई, विजुअल सामने आए, वो 11-11:30 बजे बुशरा बीबी को गाड़ी में बैठते हुए और फिर गाड़ी को तब्दील करते हुए देखा गया। अब 12:30 बजे वो अकेली नहीं थी वहां पे। बुशरा बीबी को ये क्लैरिफिकेशन, ये वजाहतें क्यों देनी पड़ रही हैं? और फिर आज जब बुशरा बीबी गई तो उनके साथ कोई खातून भी मौजूद नहीं थी, ना मिशाल यूसुफजई थी, ना नादिया खटक थी। हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? ये क्लैरिफिकेशन किसको दी जा रही है? मेरी जाती दानिश में, राय में, मुझे तो ये लगता है कि बुशरा बीबी के इस स्टेटमेंट के बाद वो मजीद मशकूक हो गई हैं, उनका किरदार मजीद जो है वो डाउटफुल हो गया है। दिस इज वट जो मुझे लग रहा है, दिस इज व्हाट आई थिंक। अगर आप इससे गैर मुत्तफिक है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने उनकी टोन को भी सुना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी, और बीइंग कम्युनिकेशन को समझने वाला, कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड, उनकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये जुमला भी मशकूक है, और इसके बाद मजीद जो है ना किरदार उनका इस सारे मामले के अंदर मशकूक हो जाएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।